Hello dear students, today we are going to start the colligative property of dilute solution. क्या बोला मैंने? Colligative property on dilute solution on the SVS Smart Classes. स्टार्ट करते हैं myself डॉक्टर अजयरा और टॉपिक आज का लेके चलते हैं आपको, देखिएगा ध्यान से, colligative properties of dilute solution. डाइल्यूट सॉल्यूशंस। देखिएगा आप सबने पढ़ रखा व्हाट इज सॉल्यूशन, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, जिस बंदे ने नहीं पढ़ा होगा सॉल्यूशन होता क्या है, फिर समझेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती कुछ देर के बाद। तो सबको पता है व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट। वो दो कंपोनेंट कौन से होते हैं बेटा? दैट वन कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट पार्टिकल and other component is called solvent. आप सब यहाँ तक पढ़ चुके हो, that is called solution। और ये मिक्सचर कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस मिक्सचर। यहाँ तक मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। अब देखो ध्यान से, हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ समय के बाद। अभी कुछ हम पढ़ते हैं नॉर्मल प्रॉपर्टी, पहले समझते हैं इसको। नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, कि नॉर्मल प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस की क्या क्या होती है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, कौन सी प्रॉपर्टी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज द नॉर्मल प्रॉपर्टी। दो सॉल्यूशन में हम कंपेयर कर सकते हैं, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ज़्यादा है। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं कहलाता है। क्या होगा बाद में बताएंगे। अभी या तो फ्रीजिंग पॉइंट या तो बीपी, दैट इज वेपर प्रेशर्स। ऑल दीज आर नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन। और ये नॉर्मल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन, देखिए ध्यान से, ये नॉर्मल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नेचर के ऊपर। कौन से नेचर? नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है। जैसे एग्जांपल से समझा रहे हैं, आपकी कोशिश कर रहे हैं। ये अमोनिया है, ये वाटर ले लिया, दोनों में से कंपेयर किया जाए कि दोनों में से अमोनिया का सॉल्यूशन बना लिया और वाटर का सॉल्यूशन बना लिया, और दोनों में से कंपेयर किया जाए कि दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा किसका कम होगा, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा कि नहीं? बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ, यहाँ सॉल्वेंट कर दे, चले नेचर ऑफ सॉल्वेंट कर दो पहले, ठीक, डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के ऊपर। अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिफरेंट होगा, मतलब इक्वल तो नहीं होने वाला ना बॉइलिंग पॉइंट। जैसे क्या और एग्जांपल देख सकते हैं आप। सेकंड बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सपोज करें हम दो एग्जांपल लेके चल रहे हैं। आपके पास 1 मोल सोडियम क्लोराइड ले लिया और 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। दोनों का मास कैसे निकाल लेंगे आप? इसका मास टोटल कितना आ जाएगा? 58.5। सोडियम में कितना होता है? 23, इसका 30.55। जब निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का तो कितना आ जाएगा? 100 ग्राम। अब देखो ध्यान से, दोनों का मास अलग है कि नहीं? 1 मोल का मास क्या होता है? मोलर मास के बराबर, 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब दोनों में से कंपेयर किया जाए क्या? या तो बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर लो तो भी डिफरेंट आएगा कि नहीं? दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कभी सेम नहीं हो सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट हो तो भी क्या होगा? नॉट सेम, सेम नहीं होगा। या दो लिक्विड का क्या कंपेयर कर लो? फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर कर लो, सॉल्यूशन बना के इसका कंपेयर करना आपको। या तो वेपर प्रेशर कंपेयर कर लो, अलग अलग आएगी कि नहीं? मतलब क्या होगा? जो नॉर्मल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड कर रही है? या तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रही है, या तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर। देखो अलग अलग सॉल्यूट है तो बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट अलग हो रहा है कि नहीं? तीसरी चीज देखें आप, डिपेंड करेगा अमाउंट के ऊपर। किस पर डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपने लिया 1 मोल NaCl, इसका मास इतना आ गया कि नहीं? और 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास 100 ग्राम आ गया। और सबको पता है, जैसे हमें कंपेयर करूं बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करती है। तो देखो ये मास पर डिपेंड कर रहा कि नहीं? किसका मोलर मास ज़्यादा है? कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा।
कहने का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन होती है किस पर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। तो दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन। बट कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होंगी जो नेचर पर डिपेंड नहीं करेंगी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड नहीं करेंगी, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करेंगी और अमाउंट के सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करेंगी। That property is called colligative property of dilute solution। तो किस पर डिपेंड करती होंगे इसके ऊपर बताने वाले हैं अभी आप। तो टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्या पढ़ने वाले हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है जो नॉर्मल प्रॉपर्टी से अलग होती है। नॉर्मल प्रॉपर्टी में क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट आ सकता है और वीपी आ सकता है। बट अदर प्रॉपर्टी डिफरेंट क्या है उसको पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिएगा देखिए, अब देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का हम सिंबल दे देते हैं आपको डेल्टा। बार बार कौन लिखेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है किस पर डिपेंड करती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ solute particle, number of solute particle present in dilute solutions। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करती हो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर, दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड नहीं कर रही है, मास पर डिपेंड नहीं कर रही है, शेप पर डिपेंड नहीं कर रही है, साइज पर डिपेंड नहीं कर रही है, नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है। अगर डिपेंड करती तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉपर्टी बोलते हैं सॉल्यूशंस की। बट ये किस पर केवल डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर। तो हम बोल सकते हैं CP स्टैंड फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ particles present in dilute solution। डाइल्यूट और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। जैसे एमसीक्यू में आ जाए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंसंट्रेट सॉल्यूशन या डाइल्यूट, तो आप डाइल्यूट को टिक करेंगे। आप एनसीईआरटी में टॉपिक देखिएगा, किसी बुक में ये हेडिंग लिखा होता है। चलिएगा, तो किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करते चले जाएगी। अब देखेंगे कुछ देर के बाद कि कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, ध्यान रखिए थोड़ा सा। चलिएगा, अब सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, CP मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डू नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करते थे, नेचर के ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ऑब्लिक कर दिया। चलिए, सेकेंड बात, शेप साइज ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती है। तीसरी चीज, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर भी डिपेंड नहीं करती है, केवल किस पर डिपेंड करती है, नंबर पर डिपेंड करती है। एक बात और बता दें आपको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज आल्सो नोन एज डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी। डेमोक्रेसी समझते हैं, डेमोक्रेसी कैसे चलती है, लोकतंत्र, कि किसको कितना वोट्स मिल रहा है, डिपेंड करता है कि नहीं। इससे मतलब नहीं, मतलब होता है कि किसने मोटा आदमी दिया कि पतले आदमी दिया उस कैंडिडेट को वोट्स, किससे मतलब होता है, नंबर से मतलब होता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी कंपेयर कर सकते हैं। आ गया, चलें आप देखेंगे कि फॉलोइंग टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिख लीजिएगा साइड में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलिए बच्चों, 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, लिखिएगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ CP, there are 4 type of CP stand for colligative properties। 4 तरह की colligative properties आपको पढ़नी है।
इनलिस्ट कर लेते हैं, फिर वन बाय वन इसको एक्सप्लेन किया जाएगा डिटेल में। चलिए लेकिन पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, और इस ऑस्मोटिक प्रेशर को कैपिटल पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल पाई स्टैंड फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, स्टैंडर्ड यूनिट है ऑस्मोटिक प्रेशर की। सेकेंड जो हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन। एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। Elevation in boiling point is the example of colligative property, but boiling point is not example of colligative properties. एग्जाम में आएगा ये चीजें, ध्यान दीजिएगा। कौन सी है? एलिवेशन है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। इन सिमिलर वे डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब कम होना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, but freezing point is not colligative properties. And last one is RLBP, relative lowering in vapor pressures। ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, फिर भी डिस्कस किया जाएगा बाद में, तो इसीलिए इसको लास्ट में लिखा मैंने। 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिलेबस में है, 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला का नाम ऑस्मोटिक प्रेशर दिया, दूसरे का नाम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया, तीसरे का नाम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट कम होना, फिर लास्ट है RLBP। तो 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, पढ़ेंगे वन बाय वन। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चन समझते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। चलिए कुछ डाउट लेके आपके सामने आते हैं, फिर चारों तो पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके सामने। चलिएगा, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है, विच of following have maximum osmotic pressure? osmotic pressure, और osmotic pressure का सिंबल मैंने पाई दिया था आपको। चलिए, कहने का मतलब है, क्या पूछ लिया उसने कि किसका ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि osmotic pressure किसका एग्जांपल है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। कहने का मतलब ऐसे ही पूछ सकता है। 4 ऑप्शन दे रहा आपका इस प्रकार से, 0.1 मोलर ग्लूकोज, चलिएगा। सेकेंड ऑप्शन दिया 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड। थर्ड ऑप्शन दिया 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड, एंड फोर्थ ऑप्शन दे दिया 0.1 मोलर AlCl3। और चारों में से कंपेयर क्या करा रहा है कि चारों में से किसका मैक्सिमम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, और साथ में ऑर्डर भी बताया जाएगा, एक ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया जाएगा। चलिएगा, तो अब एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिएगा, जुट जाओ बच्चों, दिल से दिल, समझ में आएगा सब कुछ, घर बैठे है आपको। अब देखो ध्यान से, ये ग्लूकोज पार्टिकल है कि नहीं, सबको समझ में आता है। ग्लूकोज कैसा होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कभी टूटता नहीं है, कभी टूटता नहीं है। मतलब आपने पढ़ा होगा 2 तरह के सब्सटेंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो यहाँ ग्लूकोज गिवन है कैसा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये तीनों कैसे हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। लेकिन ग्लूकोज कैसा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो हमेशा याद रखिएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑलवेज टेकन एज 1। क्या लेके चलेंगे? हमेशा 1 लेके चलेंगे। तो ग्लूकोज कैसा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ये डिसोसिएट नहीं होगा, डिजॉल्व हो जाएगा ना, जाके घुल जाएगा ना पूरा। तो यह नंबर ऑफ पार्टिकल क्या लेके चलोगे? 1। क्लियर? चलिए, अब ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड, डिसोसिएट हुआ Na+ और Cl-। आप सोच के बताओ कितना बनेगा? 1 और 1 कितना हो गया? 2 मोल हो गया कि नहीं? तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना डिसोसिएट हो रहा है? 2 बन गया। दिखाई दे रहा होगा, आयनिक कंपाउंड है ना, ब्रेक हो जाएगा ना पानी में जाके, Na+ और Cl-। यहां क्या बनेगा? Al+3 सॉरी Ba+, 1 मिनट, BaCl2 करें, Ba+2 और 2Cl-1। ये नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया? 2 Cl और 3 Cl हो गया। सेम यहां पर कर सकते हैं। चलिएगा, ये डिसोसिएट हुआ तो Al+3 और 3Cl-1।
आप देखें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो रहे हैं, 4, नंबर ऑफ पार्टिकल 4। तो आप देख रहे हो ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहा है। तो टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पी स्टैंड फॉर पार्टिकल्स। चलिए पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा, इंक्रीज करेगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और क्या पूछा है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी तो एक तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो नीचे आने पर क्या होगा, इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो किसका ज्यादा होगा, इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इस ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, मिनिमम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। टॉप टू आने पर बढ़ रहा है, तो मिनिमम से क्या हुआ, मैक्सिमम। सीपी स्टैंड फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर हुआ। तो इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कभी भी शेप साइज से नहीं मतलब है, क्यों, ग्लूकोज का मास कितना होता है, 180 होता है कि नहीं, ग्लूकोज का मास कितना होता है 180 ग्राम, और NaCl का कितना बताया 58.5। मास पर अगर डिपेंड करता तब तो ग्लूकोज जीत जाता कि नहीं यहाँ पर, तो फिर क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट, तो ग्लूकोज का ज्यादा हो सकता है। क्लियर। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करती है, केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन से समझ लें इसको एक बार पूरी। एक और एग्जांपल लेते हैं जो आपके बोर्ड में आया क्वेश्चन, देखिएगा थोड़ा सा ट्विस्टेड है, फिर भी हम करते हैं सॉल्व इसको। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन देता हूं, विच हैव मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां पर हम कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देख के आपसे सवाल बना सकते हैं, ठीक ना, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट देख के बना सकते हैं, बट बार बार हम ऑस्मोटिक प्रेशर लेके चल रहे हैं। विच है मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर, 2 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ज्यादा नहीं। 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड, सेकेंड ऑप्शन 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। दोनों में से किसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी तो क्यों होगी, एंड वाई एक्सप्लेन करिए इसको, एक्सप्लेन इट। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कभी कभार एक नंबर में। आपको क्या दिखाई दे रहा है, NaCl भी कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट, टूट जाएगा। एसिटिक एसिड क्या है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी टूट जाएगा। तो क्या लगेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हो रहे हैं, फिर दिक्कत आएगी। तो देखें कैसे सॉल्व करते हैं बड़ी आसानी से। देखो दोनों का कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम है, तो कंसंट्रेशन से कोई मतलब देना नहीं है। तो आपके पास अगर मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, आप सबको पता है कि NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्यों, बिकॉज दे हैव डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा कितना होता है 100%। आपने 11 में पढ़ा हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताता है कि अगर अल्फा जिसका ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में आता है। तो NaCl का अल्फा ज्यादा होता है, DOD, तो 100% क्या होगा यहाँ पर, 100% आयोनाइज होगा। जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, Na+ और Cl-। यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको साफ साफ 2 दिखाई दे रहा है। बट इन द केस ऑफ एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है, आप सबको बता दें एसिटिक एसिड तो इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी तो पढ़ते हो, स्ट्रॉन्ग और वीक। एसिटिक एसिड कैसा होता है, वीक एसिड होता है, और ऑल वीक एसिड आर एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैंने लिखवाया था आपको इलेक्ट्रोलाइट्स में कि वीक एसिड है कि नहीं। तो इसका अल्फा क्या होगा, DOD लेस देन 100%। तो मतलब समझ में आ गया होगा कि कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, मतलब नॉट कंप्लीटली आयोनाइज, नॉट कंप्लीटली आयोनाइज। और जब कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा तो नंबर ऑफ आयंस भी क्या बनेंगे, कम बनेंगे ना। टूटेगा तो इसी प्रकार से, सॉल्यूशंस में टूटेगा तो इसी प्रकार से। बट यहां जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे लेस देन 2 आएंगे।
इसको हम सिखाएंगे कि कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्यूरेट आया जब पढ़ेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब सोच समझ में आ गया होगा किसका ज्यादा होने वाला है, NaCl का क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो रीजन आगे एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो अब स्टार्ट करेंगे, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए आ जाते हैं। तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेके चलते हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम पहला पढ़ने जा रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर होती क्या है। अब देखो बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स आते हैं, उस टर्म्स को पहले क्लियर करना पड़ेगा, वो एग्जाम में पूछ भी ले जाते हैं कभी कभार आपसे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ फिनोमेना है उसको हम समझेंगे, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर अपने आप आ जाएंगे धीरे से। चलिए, तो पहला टर्म है, सब आपने बायोलॉजी में पढ़ा भी होगा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बायोलॉजी वाले सब जानते होंगे ऑस्मोसिस। तो पहला टर्म क्या पढ़ेंगे, तो पहला टर्म क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऑस्मोसिस पढ़ा जाएगा। अब देखो ध्यान से समझते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस को पढ़ने के लिए हमें 2 चीज़ की जरूरत पड़ती है, डिफाइन तो बाद में कर लेंगे, अपने आप आ जाएगा। तो ऑस्मोसिस समझने के लिए मुझे 2 चीज़ की जरूरत पड़ती है। पहला किसका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और प्यार से इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SPM। देखेंगे व्हाट इज SPM, समझेंगे, इसको भी आपको समझाएंगे। पहली चीज किसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, SPM की, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस को समझने के लिए चलेगा। और सेकेंड टर्म क्या मिलेगा, 2 सॉल्यूशन होने चाहिए, 2 डिफरेंट सॉल्यूशन एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, तब हो पाएगा। देखें, 2 सॉल्यूशन एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, तो एक बंदे ने पूछा या बंदी ने पूछा, क्या सर एक सॉल्यूशन से क्या नहीं हो पाएगा, एक से भी हो पाएगा। तो साथ मिल सकते हैं, 1 सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, फिर क्या लेंगे साथ में, वहां पर केवल पानी लेना पड़ेगा। देखिए एक सॉल्यूशन हो गया कि नहीं, और एक सॉल्वेंट। आप ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, दोनों से हो जाएगा आपका काम। क्लियर। तो पहले बात करेंगे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, उसके बाद ये चीज बात करेंगे, वो अपने आप ऑस्मोसिस आपको समझ में आ जाएगी। चले, तो आते हैं पहले सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर। आप सब ने देखा होगा, चना देखा है, चना जो भिगोती होती है उसके ऊपर एक लेयर होती है कि नहीं, लाल कलर की, उसके अंदर पानी जाता है कि नहीं, दैट छिलका इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। चना देखा फूल जाता है ना, पानी जाता है कि नहीं, डेट मेम्ब्रेन जो उसका होता। आप सबने अंगूर देखा हुआ, ग्रेप्स, लाल के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग दिखती है कि नहीं ऊपर वाली, पानी अंदर जाता है कि नहीं, अब उसे पिंच करो पानी बाहर भी सकता है, दैट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपने अंडा देखा है, अंडा देखा आपने, अंडा के ऊपर जो कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। अब उसे छीलो, अंडा उबाल के इसे क्या करो, छीलोगे तो देखो कि पतली सी झिल्ली मिलेगी आपको, पतली पतली सी मिलती है, जो अंडा खाते हो देखा होगा उसने, पतली सी झिल्ली ऊपर चढ़ी होती है हल्के से, दैट पतली झिल्ली इज कॉल्ड मेम्ब्रेन। कहने का मतलब है ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है 2 तरह की होती हैं, एक नेचुरल भी होती हैं, एक आर्टिफिशियल भी होती हैं। नेचुरल कहाँ पाई जाती हैं, जितनी भी एनिमल्स है ना, एनिमल सेल वाल बनी होती है सब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। एनिमल की जो जितनी सेल मेम्ब्रेन्स है, प्लांट सेल मेम्ब्रेन्स भी कैसी होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जितनी भी वेजिटेबल्स है, प्लांट देखा आप लोगों ने, उस पर पानी मारते हैं कि नहीं, तो लिप्स के थ्रू भी पानी इंटर कर जाता है, क्योंकि लिप्स के ऊपर क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। हमारी जो स्किन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं बनी है, ना तो हम नहाते हैं पानी अंदर चला जाता है, तो पसीना बाहर आता है। बात समझ आ रहीगा, स्वेट ग्लैंड्स की वजह से आती है वो, बात समझिएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक तरह के नाम से लग रहा होगा आपको, सेमी मतलब आधा,
परमिट करता। मान लो कि ऐसी मेम्ब्रेन है जो सबको अलाउ कर दे, फ्लो कर दे, सॉल्यूट पार्टिकल को भी और सॉल्वेंट को, तो हम क्या बोलेंगे, परमिएबल मेम्ब्रेन। उस गेट से कोई भी आ जा सकता है। एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कोई न सॉल्यूट आए न सॉल्वेंट है, उसे क्या बोलोगे, इनपरमिएबल मेम्ब्रेन। एक ऐसा मेम्ब्रेन जो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ कर रहा है फ्लो होने के लिए, दैट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ? तीन तरह के मेम्ब्रेन पॉसिबल है, लेकिन सोचने के ऊपर है आपके। एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के अलाउ कर दे, मान लो ऐसी मेम्ब्रेन मैंने बना दी, डेवलप कर दी आर्टिफिशियली, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, क्या बोलोगे उसको, परमिएबल है दोनों के लिए। सेमी मतलब एक के लिए परमिएबल हो, किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए केवल, सॉल्यूट के लिए नहीं। क्यों, लॉजिक देंगे अभी। दोनों के लिए नहीं हुआ तो इनपरमिएबल बोल दो यार। अच्छा चलो पहले इसके फोकस करते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होती हैं दो तरह की होती हैं। एक बोला नेचुरल मेम्ब्रेन, नेचुरल एसपीएम, एक बोला आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, नेचुरल परमिएबल मेम्ब्रेन का जो नेचुरल एसपीएम है, इसका एग्जांपल आपका क्या बताया मैंने, एनिमल, प्लांट एंड वेजिटेबल्स। इनकी क्या लोगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन्स एक्ट एज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। सबने देखा होगा, फीलिंग दे दी आपको थोड़ी सी। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल, समझिए लैब में बनाने का तरीका ये, तो इस तरह का केमिकल है, केमिकली बनाते हैं, एग्जाम्पल देंगे आपको। और क्यों बनाते हैं, क्योंकि इस मेम्ब्रेन से काफी ये टफ होती है, हार्ड, मजबूत भी होती है, थोड़ी स्ट्रेंथ उसकी काफी मजबूत होती है। एग्जाम्पल है जो मोस्ट कॉमन है आर्टिफिशियली, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड। और फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होगा, ये है इसका फॉर्मूला, कॉपर फेरोसाइनाइड इज द केमिकल प्रिपेयर आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो किस कलर की होती है, चॉकलेट ब्राउन कलर की होती है, चॉकलेट ब्राउन कलर की होती है। चलिए, तो देख लिया कि दो तरह के हैं, एक बोल सकते हो इसको फिजिकल, इसे बोल सकते हो आप केमिकल भी। ये फिजिकल है, बायोलॉजिकल है एक तरह का, ये केमिकल प्रिपेयर किया गया लाइफ के अंदर। तो मैं अभी फोकस कर रहा हूं इसके ऊपर, ये दोनों पढ़ लेंगे तो अपने आप आपको ऑस्मोसिस जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगी। चलिए, तो मैंने देखा, आपको बता दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कि दो तरह की बनी होती हैं, एक आर्टिफिशियल, एक नेचुरल होती हैं। और किसकी बनी होती बता दिया। अब होती क्या है, इसको जरा फील लीजिएगा। सपोज करें मेरे पास ये मेम्ब्रेन है, देखो ध्यान से, इस मेम्ब्रेन में बहुत स्मॉल स्मॉल पोर होते हैं। समझो इस मेम्ब्रेन ऐसे रखी हुई है, आप 3D में उभरी हुई है, इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, बहुत सारे स्मॉल पोर होते हैं, बहुत सारे होते हैं। हम आपको कुछ पोर बना के दिखा रहे हैं, देखिए ध्यान से। यहां पर क्या रख दिया आपने, दो डिफरेंट सॉल्यूशन रख दिया। मैंने बोला था ऑस्मोसिस होने के लिए दो डिफरेंट सॉल्यूशन हो या एक सॉल्यूशन हो तो एक सॉल्वेंट होना चाहिए। देखिए ध्यान से, ये वाले इसे नाम क्या दिया मैंने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये भी सॉल्यूशन है कि ये भी सॉल्यूशन है। इसे मैं बोल देता हूं ए सॉल्यूशन नाम दे देता हूं, इसे मैं बी सॉल्यूशन। और मैं बोल देता हूं कि ए वाले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन C1 है, बाहर लिख दिया, अंदर लिखेंगे दिक्कत होगी। इसका लिख दिया मैंने C2 कंसंट्रेशन है, मान लिया कुछ होगा। अब मैंने मान लीजिए अपने आप बोल दिया कि C1 इज मोर कंसंट्रेट देन C2, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना, या इसका मान लो चाहे इसका मान लो। मैंने इसका मान लिया कि C1 मोर कंसंट्रेट है एज कंपेयर टू C2, तभी तो दो डिफरेंट कंसंट्रेशन हो पाएंगे। मैंने क्या बोला था, ऑस्मोसिस होने के लिए दो डिफरेंट कंसंट्रेशन हो और साथ में क्या पड़ी हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये वाला क्या है बताओ, ये वाला जो सॉल्यूशन है मोर कंसंट्रेट है, आर यू गेटिंग पॉइंट। ये वाला क्या इसके कंपेयर में लेस कंसंट्रेट है।
अब बताओ लेस कंसंट्रेट का मतलब क्या है? क्या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम है, नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा? क्या नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा? मतलब कि लेस कंसंट्रेट को हम चाहें तो बोल सकते हैं मोर डाइल्यूट, क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट अमाउंट ज्यादा है। अब मोर कंसंट्रेट का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा, सॉल्वेंट कम, मतलब ये लेस डाइल्यूट। दिमाग लगा, ये लेस डाइल्यूट कहने का मतलब कि यहां पर सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा, यहां पर सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा। समझिएगा ध्यान से, सॉल्वेंट का अमाउंट यहां ज्यादा, सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा। अब मैंने क्या बोला था कि ऑस्मोसिस में किस एसपीएम से क्या पास होता है? केवल सॉल्वेंट पार्टिकल। ऐसा क्यों? यहां पर भी सॉल्यूट पार्टिकल होगा। देखें ये सॉल्यूट पार्टिकल बना रहे हैं आपको, ये सॉल्यूट पार्टिकल बना रहे हैं। अभी मोर कंसंट्रेट है तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? ज्यादा बनाना पड़ेगा। इधर सॉल्यूट पार्टिकल क्या कर रहे हैं हम? थोड़ी कम बना दे रहे हैं। इसका नाम दे दिया मैंने सॉल्यूट पार्टिकल। और मान लो डैश डैश वाले क्या है? ये सॉल्वेंट है, सपोज करो ये सॉल्वेंट है। तो आपको पता होना चाहिए जो पोर है काफी छोटा पोर होता है, माइक्रोपोरस होता है। इतना छोटा होता है कि सॉल्यूट का पार्टिकल इतना बड़ा होता है कि स्पोर से पास नहीं हो पाता है। लेकिन जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं काफी क्या होते हैं? पतले होते हैं, थीन होते हैं। दे कैन फिल्ट्रेट, पास, कुछ भी बोल सकते हो, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये भी मूव करते हैं, ये भी मूव करते हैं, लेकिन इसका साइज पोर का इतना छोटा है कि इससे पास नहीं हो पाता, जाता है, टकराता है, फिर वापस आ जाता है। आप सबको पता भी होगी कि सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, लिक्विड की ज्यादा भी होती है। तो लिक्विड तेजी से फ्लो तो करेगा ही करेगा। बात समझिएगा पूरी बात। तो ऑस्मोसिस का जब फ्लो होगा, देखो सॉल्वेंट यहां भी है, सॉल्वेंट यहां भी है, लेकिन यहां पर क्या है? मोर सॉल्वेंट है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, मोर सॉल्वेंट है। और यहां पर क्या? इसके कंपेयर में लेस सॉल्वेंट है, लेस सॉल्वेंट है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? सॉल्वेंट का फ्लो इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, दोनों साइड में होगा, लेकिन नेट स्पॉन्टेनियस ज्यादा किधर होगा? सोच के बताओ। हाई टू लो। अरे कोई फेनोमेना नेचुरल होती है, कहां से होती है? हाई टू लो होती है कि नहीं? तो नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां से होगा? इधर से इधर होगा कि नहीं? ये क्या होगा बताओ? नेट सॉल्वेंट का फ्लो, नेट सॉल्वेंट का फ्लो फ्रॉम लेस कंसंट्रेट टू मोर कंसंट्रेट वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। या इसको ऐसे बोलो कि नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम मोर डाइल्यूट टू लेस डाइल्यूट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। या इसको ऐसे बोलो कि इट इज द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम मोर सॉल्वेंट टू लेस सॉल्वेंट। हो गए कंफ्यूज? कई डिफिनेशन बता दी कि नहीं? बट कंसेप्ट से चलोगे तो अपने आप एग्जाम में बना के समझ सकते हो इसको। तो जब इसकी लिखाएंगे डिफिनेशन तो डिफिनेशन तीन हो जाती है और लड़का बड़ा कंफ्यूज होता है, लो से हाई कि हाई से लो। देखो हो रहा कि नहीं? कभी लो से हाई, कभी हाई से लो। याद कर रखना कंसेप्ट कि देखो अगर क्वेश्चन दे दिया जाए आपसे ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का फ्लो किधर से किधर होता है, तो आप बताओगे ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का फ्लो दोनों डायरेक्शन में होता है। पानी तो इधर से भी इधर आएगा, इधर से भी इधर आएगा। कब आप टिक करेंगे? बोथ डायरेक्शन। लेकिन जब ये पूछे कि नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो किधर से किधर होता है, तब ऑप्शन में या तो ये मिलेगा लेस कंसंट्रेट टू मोर कंसंट्रेट, पहला ऑप्शन, या तो मिलेगा मोर डाइल्यूट टू लेस डाइल्यूट, दूसरा ऑप्शन, तीसरा मिलेगा आपको मोर सॉल्वेंट टू लेस सॉल्वेंट। तब ये टिक करेंगे। यही क्वेश्चन एक बार आ गया था नीट मेडिकल में कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो फ्रॉम, तो बोथ डायरेक्शन लिखेंगे। फिर तो जैसे क्वेश्चन में आ गया नेट स्पॉन्टेनियस, जैसे आपने पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर इधर जा रही है, एक वेक्टर इधर है, तो नेट डायरेक्शन किधर आएगा? फॉरवर्ड में आएगा कि नहीं? सेम चीज यहां पर हो रहा कि नहीं? तो ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का इधर से फ्लो, इधर से भी फ्लो, लेकिन ज्यादा इधर से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। आप डिफाइन कर सकते हैं इसको, लिखें। तो अब हम ऑस्मोसिस को डिफाइन करते हैं, तो लिखें इट इज द, लिखें इट इज द spontaneous flow
फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, इट इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट molecules from, it is the spontaneous flow of solvent molecule from, देखिएगा कहां से कहां, from less concentrate solution to more concentrate, less concentrate का मतलब more dilution, बोल सकते हैं कहां से, more dilution to less dilution, और pure solvent to solution। बताइए, अगर मान लीजिए बीच में निकाल लिया एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इधर क्या लिया केवल सॉल्वेंट, इधर क्या लिया केवल सॉल्यूशन, बोला था ना ले सकते हैं एक सॉल्यूशन भी, तो अब जहां सॉल्वेंट है वहां सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा कि नहीं, कहां से कहां मूव करेगा, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, कोई भी कंसंट्रेशन हो, किसके थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, through semi permeable membrane is known as osmosis, इसी क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्लियर हो गया, डाल दीजिए टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, चलिएगा टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस को समझने से पहले मैं आपसे एक दो एग्जांपल देता हूं, अपने आप आपको टाइप समझ में आ जाएंगे कितने प्रकार की हो सकती हैं। ठीक, चलिए सपोज करो आपके ब्लड के अंदर एक सेल्स होती है दैट इज कॉल्ड आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। फिल आरबीसी है, उस आरबीसी के अंदर भी तो कंसंट्रेशन होगा। आरबीसी के अंदर अंगूर देखा, अंगूर को मान लो आरबीसी, उसके अंदर सॉल्यूशन भरा होता है, मीठा लगता है शुगर, तो उसके अंदर भी तो कंसंट्रेशन होगा। उसी प्रकार से जो आरबीसी के अंदर भी क्या होगा, एक सॉल्यूशन बना होगा, उसका भी क्या होगा, कुछ कंसंट्रेशन होगा। वो कहाँ रखा होता है, ब्लड के अंदर रखा होता है, तो ब्लड का भी कुछ कंसंट्रेशन होगा कि नहीं, होगा, बिल्कुल होगा, समझिएगा ध्यान से। तो सपोज करिए मैं एक आरबीसी ले रहा हूं, रेड ब्लड सेल्स ले रहा हूं, सपोज करो ये आरबीसी आपकी हो गई, और आरबीसी का जो कंसंट्रेशन है इसके अंदर का, देखिए आरबीसी के अंदर ये सेल्स हो गया आरबीसी की, इसका कंसंट्रेशन अप्रॉक्स 0.9% वेट बाय वॉल्यूम होता है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब अगर आप 100 ml लोगे तो 9 ग्राम मिलेगा आपको। लेकिन आप सोचो ध्यान से, इस आरबीसी को अगर हम ये आरबीसी को कहीं रख रहे हैं, ये कोई सॉल्यूशन है, चलिएगा मान लीजिए ये आपका ब्लड है, अगर सपोज करो इस ब्लड बोलो या इसका मान लो एक तरह का कोई भी सॉल्यूशन भी मान सकते हो, ब्लड एक तरह का सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर आता है, ये सॉल्यूशन है। इसका कंसंट्रेशन सपोज किया मैंने, दे दिया आपको 1% वेट बाय वॉल्यूम दे दिया, समझाने के लिए आपको। तो दो डिफरेंट कंसंट्रेशन हो गए कि नहीं बताइएगा, एक ये कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन, और ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, दिस लाइन इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो दो डिफरेंट कंसंट्रेशन हो गए हैं कि नहीं, आर यू गेटिंग, दो डिफरेंट कंसंट्रेशन। आप सोचना पड़ेगा ऑस्मोसिस होगा, या तो पानी अंदर जाएगा या तो पानी बाहर आएगा। अब ऑस्मोसिस की डिफिनेशन क्या थी, फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेट टू हाई कंसंट्रेट। जरा देख लो ये कम कंसंट्रेट है कि नहीं, ज्यादा है कि नहीं, तो किधर से किधर होगा, इस आरबीसी से बाहर निकल जाएगा कि नहीं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल देखो बाहर आ रहा है बेटा, एग्जिस्ट हो रहा है ना बाहर निकलेगा तो क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा ना, श्रिंकेज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, श्रिंकेज। तो पानी बाहर निकलने का बोलते हैं, एक्सो बोलते हैं,
एग्जिस्ट देखा आप लोग लिखा हो तो गेट पर एग्जिस्ट करना, बाहर निकलना। एक्सोथर्मी, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सोऑस्मोसिस। क्या बोला जाएगा? एक्सोऑस्मोसिस। तो व्हाट इज एक्सोऑस्मोसिस? व्हेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट आउटसाइड, काम करे उससे आउटसाइड, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, व्हेन केप्ट इन, कहां रखा जाए? हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन। इसके कंपेयर में हायर है कि नहीं? तो एक्सोऑस्मोसिस होने के लिए उस ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा? हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू दिस ऑब्जेक्ट। तो इसका आइडिया तो होना चाहिए ना आपको, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसको क्या बोलोगे? एक्सोऑस्मोसिस। समझ में आ गया? इसका अपोजिट कर लेते हैं इवेंट हम, समझाने के लिए आपको। समझ कीजिए, ये आपकी आरबीसीज के सेल्स है और इसके अंदर का कंसंट्रेशन आपने ऑलरेडी कंसिडर कर रखा है 0.9% वेट बाई वी। सपोज करें आप यहां पर एक सॉल्यूशन ले रहे हैं बेटा, अब इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन थोड़ा हम कम कर रहे हैं, तभी तो दो डिफरेंट हो पाएगा। चलिए मान लीजिए 0.7 ले लिया आपने, वेट बाई वॉल्यूम ये है। तो आप सोच के देखो, कंडीशंस हो रही है ना ऑस्मोसिस की, क्या बताई थी? दो डिफरेंट, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो दो डिफरेंट कंसंट्रेशन अलोंग विद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्या होगा? ये हो गया लो कंसंट्रेट, ये हो गया हाई कंसंट्रेट, और पानी का फ्लो, सॉल्वेंट का फ्लो लो टू हाई। अब वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड जाएगा और इनसाइड को क्या बोलते हैं? एंडोऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं यहां पर? एंडोऑस्मोसिस। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है इनसाइड द ऑब्जेक्ट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो कंसंट्रेट टू हाई कंसंट्रेट, इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। इसे आप क्या बोलोगे? एंडोऑस्मोसिस। स्पेलिंग देख लेना, एंडोऑस्मोसिस। इसे क्या बोलोगे? एक्सोऑस्मोसिस। चलें, तो मतलब क्या हुआ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस एंड एंडोऑस्मोसिस। कहां से आया समझ में आ गया आप अपने आप? तो या तो अंदर जाएगा या तो बाहर जाएगा। तो क्या लिखेंगे? चलिएगा लिखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। दो तरह के ऑस्मोसिस हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। देखिए पहला डिफाइन करते हैं एक्सोऑस्मोसिस। लिखें, व्हेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल come out from any object, ये ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? लिखने ब्रैकेट में, जैसे आरबीसी, एक्स, रेजिन, एमीबा, ETC कर ले। चले, when solvent molecules come out from any object, ऑब्जेक्ट में भी ये थ्रू, किसके थ्रू बाहर आएगा? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, when kept ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा? when kept in higher concentration, as compared to ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहा हूं कंसंट्रेशन टर्म, as compared to ऑब्जेक्ट, ड्यू टू विच जिसके वजह से क्या होने लगेगा? श्रिंकेज विल टेक प्लेस, ड्यू टू विच
shrinkage will take place, due to which shrinkage will take place। चलिएगा, तो ऑलरेडी फिगर मैंने इसका वहां रखा था, पीछे समझा दिया था। सेकेंड टाइप कर लें, एंडोऑस्मोसिस। इसका जस्ट अपोजिट होगा। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर जाने वाली बात है। लिखें, when solvent molecule move inside the object, when solvent molecule move inside the object, और ऑब्जेक्ट क्या बताया था, सेम चीज होगा, मूव इनसाइड द ऑब्जेक्ट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, when kept in low concentration या pure solvent, kept in low concentration solution or pure solvent, due to which swelling of object take place, due to which swelling of object take place। स्टार्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक, आप सबने समझ लिया व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस एंड एंडोऑस्मोसिस। इस साइड टर्म पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिएगा ध्यान से कैसे कर रहा हूं। ये बीच में क्या ले लिया मैंने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एसपीएम। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और क्या बोला था, ऑस्मोसिस होने के लिए क्या क्या चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और दो डिफरेंट कंसंट्रेशन चाहिए। तो आप यहाँ दो कंसंट्रेशन ले लें। चलिए, ये आप सॉल्वेंट ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करिए मैंने ले लिया आपका बेटा प्योर सॉल्वेंट, तो अब वो फिर भी ऑस्मोसिस हो सकती है कि नहीं बताएं। इधर क्या ले लिया मैंने, कोई एक सॉल्यूशन ले लिया। क्लियर, तो अब क्लियर हो गया, ऑस्मोसिस होगा तो पानी किधर से किधर जाएगा, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, बिल्कुल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी देखो जब ऑस्मोसिस नहीं हो रहा था, सपोज करो कि दोनों का लेवल दिखाई दे रहा है आपको बराबर कि नहीं, फील हो रहा बराबर है। लेकिन जैसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस पोर के थ्रू इधर जाने शुरू होंगी, क्या ये लेवल बढ़ेगा कि कम होगा, क्योंकि नेट फ्लो इधर ज्यादा है ना। ऑस्मोसिस तो इधर पानी तो इधर भी आ रहा है, लेकिन रिजल्टेंट इधर ज्यादा बढ़ेगा। एक टाइम पर देखेंगे क्या ये लेवल आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा कि नहीं, बताइएगा। कहां तक बढ़ेगा, एक डिस्टेंस से तो बढ़ेगा बेटा, बात समझिएगा। मान लीजिए सपोज करिए, इस फिगर को एनसीईआरटी में अलग तरह से समझा रखा है, हम ऐसे समझा रहा हूं आपको। मान लीजिए ये हाइट एस तक बढ़ गया, सपोज करो हाइट जहां तक बढ़ जाए, डिपेंड करता है, ऐसे थोड़ी नहीं होगा कि सारे कि पूरा कंप्लीट सॉल्वेंट निकल के इधर आ जाएगा। कुछ मान लीजिए एच हाइट तक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का इधर से इधर फ्लो हुआ, जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे ग्रेविटी काम करेगी कि नहीं, तो इसका फोर्स लगेगा कि नहीं, बात समझिए, क्या लगेगा इसके ऊपर, फोर्स। तो डिफाइन करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, ध्यान दीजिएगा। मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से फोर्स लग रहा है, मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, या इसी को नाम देते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर लगता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फ्लूइड्स के द्वारा, ये फ्लूइड तो है लिक्विड। तो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन, कहां अप्लाइड हुआ, सॉल्यूशन साइड, टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, that minimum pressure is called osmotic pressure।
आप सोचो ध्यान से कैसे रुकेगा ऑस्मोसिस फेनोमेना। यहां पर चला गया हाइट h पर, तो ये बताओ, ये सिंबल होता था ऑस्मोटिक प्रेशर का, प्रेशर कितना लगाएगा HDG, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इतना ही प्रेशर लगाएगा, H है हाइट, D डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन और G द ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना प्रेशर लगाएगा और इतने प्रेशर से क्या करेगा, इस सॉल्यूशन को कंप्रेस करेगा, दबाएगा। आप सोचो ध्यान से, इस सॉल्यूशन पार्टिकल में क्या होगा, दो चीज होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, होगा कि नहीं, ध्यान से। यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल देखो हम बना रहे हैं, आप समझो ध्यान से कि प्रेशर कैसे रिजल्ट हो रहा, फीलिंग ला रहा हूं आपको। तो ये डॉट वाला क्या है, सॉल्वेंट है, ये सर्कुलर क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल है, मेंशन कर देता हूं यहां पर, आपका ये सॉल्यूट पार्टिकल है और ये वाला आपका सॉल्वेंट है। तो जैसे प्रेशर लगेगा ऊपर से, वैसे क्या होगा, प्रेशर तो यहां भी लगेगा सॉलिड पार्टिकल पर और सॉल्वेंट पर लगेगा ना, पूरे पर लगेगा ना। तो सॉल्वेंट पर जैसे प्रेशर लगेगा, सॉल्वेंट तो इधर फटना आ जाएगा, क्यों इसे जा रहे हैं, दरवाजा खुला, बाहर भाग जाएंगे कि नहीं। लेकिन जैसे सॉलिड पार्टिकल पर प्रेशर लगेगा उससे क्या होगा, ये सॉलिड पार्टिकल आएगा और सबको पता है कि ऑस्मोसिस में सॉल्यूट का फ्लो नहीं पाता है, क्योंकि पोर क्या होता है, छोटा। अब क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा पोर को कि नहीं, धक्का लगाएगा वाल के ऊपर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर। आपने यहां से प्रेशर लगाया, ये क्या किया, पूरे सॉल्यूशन में प्रेशर रिजल्ट कर दिया। किसके थ्रू लग रहा है, सॉलिड पार्टिकल। सॉल्वेंट तो क्या पास हो जा रहा है भाई साहब प्रेशर से। तो अब बताओ, जैसे यहां पर ये सॉलिड पार्टिकल आएगा, आ गया मान लीजिए, सपोज करें इधर सॉल्वेंट आएगा कि नहीं, तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो रुक जाएगा कि नहीं, इधर से इधर तो हो रहा था, लेकिन इतने हाइट पर जाने पर क्या हुआ, उतने ऊपर से फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया, सॉलिड मॉलिक्यूल का फ्लो हुआ। जैसे सॉलिड मॉलिक्यूल आए, सेमी परमिएबल में जो माइक्रोपोरस स्पेस थी उसमें जाकर ट्रैप हो गई, सॉलिड मॉलिक्यूल का इधर से फ्लो हो रहा था, इधर से रुक गया कि नहीं फ्लो, इतने हाइट पर जाने पर। ये तो प्रेशर है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन मोर कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ये मोर कंसंट्रेट है, अगर ये लेस कंसंट्रेट हो तो क्या बोलेंगे, मोर। प्रेशर कहां लगाना, हमेशा मोर कंसंट्रेट सॉल्यूशन पर, याद रखिएगा। अगर दोनों सॉल्यूशन होते हैं तो कहां लगाते हैं, मोर कंसंट्रेट। भी तो पता, टू प्रिवेंट बोलो या टू चेक द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, कितने प्रेशर पर ऑस्मोसिस फेनोमेना रुक जा रहा है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिएगा, तो मैंने समझ लिया कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी चीज को एनसीईआरटी में ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ, देखें ध्यान से, सेम चीज है, फिर से फिगर बना रहा हूं आपको। चलिए देखिए ध्यान से, एक कंटेनर ले लिया मैंने और क्या लिया, एक बैग लिया, सेम चीज कर रहा हूं बट थोड़े से डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश। ये बैग है और ये ऐसा बैग है जो किसका बना है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स का। तो यहां पर क्या ले लेंगे, सपोज करें आपने यहां पर ले लिया, सपोज करें आपने ले लिया सॉल्यूशन, कोई भी चल ले लें, यहां पर ले लिया, इसके अंदर भर लिया और इस बैग को कहां रखा आप लोगों ने, एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर रख दिया। चलिएगा, ये क्या है आपका प्योर सॉल्वेंट, केवल प्योर सॉल्वेंट है। तो आप देख रहे होंगे कि दो डिफरेंट कंसंट्रेशन हो गया है ऑलरेडी, देखिए हो गया। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले लिया तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, प्रोसेस। अब कहां से कहां मूव करेगा बताइएगा, देखिए ध्यान से। अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, दैट इज एंडोऑस्मोसिस हो रही है, अंदर जा रहा, अच्छी बात है, जाने दीजिए। जब ये पानी अंदर जाएगा तो क्या होगा, इस बैग का लेवल बढ़ेगा कि नहीं, हाइट बढ़ना शुरू होगा। चलिएगा, सपोज करो इसके अंदर लेवल हाइट एच तक बढ़ गया, वाटर मॉलिक्यूल यहां तक बढ़ गया, और ये सॉल्यूशन का डेंसिटी आपने कितना एजम्पशन किया, डी। जब इतने हाइट पर राइज करेगा
तो दे विल एग्जर्ट द प्रेशर, लगाएगा कि नहीं प्रेशर, बोलिएगा। सेम कहानी ये वाली एनसीईआरटी में ऐसे बना समझा रखा उसने। जब ये प्रेशर लगाएगा तो क्या होगा, पूरे वाल पर, पूरे सेमी परमिएबल वाल पर क्या होगा, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं। उस प्रेशर से क्या होंगे, ऑस्मोसिस फिनोमेना रुक जाएगा, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। सेम चीज बताया मैंने इस तरीके से। और ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू पाई इज इक्वल टू एच डी जी। एच डी जी। चलिए अब क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को, जैसे आप बोर्ड में इसको लिख सकें अच्छे से। समझा तो दिया है मैंने ऐसे, चलिएगा। इट इज द मिनिमम, इट इज द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, और नाम क्या देंगे इसको, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर applied on solution, और क्या लिखेंगे, more concentrate solution। कभी भी प्रेशर, अगर सोचो इधर प्रेशर लगता तो क्या होता, तब तो ऑस्मोसिस फास्ट हो जाती ना। हमें तो रोकना है ना, तो कहां लगाना पड़ेगा, मोर कंसंट्रेट, जहां से लेस से हाई जा रहा था ना, तो हाई पे लगाओ, तब तो रुकेगी गाड़ी। या तो सॉल्यूशन होगा तो किससे कंपेयर कर रहे हैं, सॉल्वेंट से, और कंसंट्रेटर लिख दिया, मोर कंसंट्रेट तो किससे कंपेयर कर रहे हैं, लेस कंसंट्रेट से। टू चेक और स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, टू चेक करो, चेक करने के लिए, या उसको रोकने के लिए, या उसको मिनिमाइज करने के लिए, इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, that is pi।